India is having a federal form of government with having a strong unitary structure. नमस्कार सभी का, मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज का जो टॉपिक है वो इस मुद्दे से रिलेटेड है कि भारत सरकार या कोई राज्य सरकार जब डेट बोरो करती है तो वो किस तहत करती है, ये पावर इन सरकारों को किस वजह से मिला, क्या संविधान में ऐसे कोई प्रोविजंस हैं जो इनको पावर देते हैं? तो आंसर है यस। व्हेन यू विल कंसीडर पार्ट 12 चैप्टर नंबर 2, आप वहां पाएंगे कि बोरोइंग पावर ऑफ यूनियन एज वेल एज स्टेट एज पर आर्टिकल 292 एंड 293 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है। इसको लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में देखने को मिलता है। 10 अगस्त 1949 का जो डिबेट है जिसमें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपना कंटेंशन है, जो अमेंडमेंट्स भी प्रपोज करते हैं और इसके रिगार्डिंग जो एब्सोल्यूट एंड एक्सक्लूसिव पावर रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन और स्टेट के ऊपर बहस होती है और उनके पावर्स कैसे कर्टेल किए जाते हैं, इसके बारे में ये बहस थी। तो आज हम शुरू करते हैं कि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट को मिलता कहाँ से है, किस तहत इनको ये पावर और कितने हद तक पावर इनको दिया गया है। सो व्हेन यू विल कंसीडर आर्टिकल 292 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड द बोरोइंग पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और इसमें शब्द से क्या कोट है वो मैं कहती हूँ कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स टू बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो द अमाउंट आफ्टर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके रिगार्डिंग जो लिमिट है वो लिमिट पार्लियामेंट तय करेगी। पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम में लॉ बनाकर फिक्स कर सकती है लिमिट की, कितना आप निकालोगे कितना नहीं और कितना डेट ले सकते हो, और गिविंग गारंटी विद सच लिमिट्स। आप इसकी उस लिमिट के गारंटीज भी ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस तरीके से आप करोगे। सिमिलरली बोरोइंग पावर ऑफ स्टेट उसके जस्ट नीचे 293 आर्टिकल में गिवन है कि स्टेट कैसे बोरो कर सकते हैं, तो वो भी बोरो कर सकते हैं एज पर देयर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बट एक मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिलता है कि आर्टिकल 292 में सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कैन बोरो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली टू, बट स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली बोरो इंटरनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया से बाहर बोरो नहीं कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 293 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ इसमें भी पावर स्टेट लेजिस्लेचर को पावर बनाने के अधिकार दिए गए हैं ताकि एब्सोल्यूट पावर एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज ना करे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस मे बी लेट डाउन बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट मेक लोन्स टू एनी स्टेट और so long as any limit fixed under article 292 or not exceed, give guarantees in respect of loans raised by any state or any sums required for the purpose of making such loan shall be charged on consolidated fund of India। तो वो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे करी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। इस तरीके से इस प्रोविजन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लॉज 3 में 293 के क्लॉज 3 में कंसेंट के भी प्रोविजंस हैं कि आपको बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी दिया गया है। लेकिन इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कहानी मैं बता रही थी वो ये था कि व्हेन द आर्टिकल वाज गेटिंग ड्राफ्टेड there was an interesting debate in Constituent Assembly because initially this article was containing a word from the revenue of India। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जगह रेवेन्यू ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि एमिनेंस एंड एब्सोल्यूट पावर की भी बात कर रहा था, कंट्रोल नहीं था रिगार्डिंग बोरोइंग पावर ऑफ यूनियन और स्टेट। लेटर ऑन 10 अगस्त 1949 को ड्राफ्टेड आर्टिकल प्रोवाइडेड that the union could borrow funds and give guarantees against the revenue of India within the limits fixed by law as a part of its executive power। ये लैंग्वेज हुआ करती थी। बट चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी हम जानते हैं जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया, माइनर अमेंडमेंट, और वो उसी दिन एक्सेप्ट भी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करते हैं और
जो एब्सोल्यूट पावर पहले के ड्राफ्टेड आर्टिकल में दिखती है उसको कर्टेल करते हुए पार्लियामेंट को पावर कुछ ट्रांसफर कर देते हैं कि पार्लियामेंट बाय लॉ फिक्स करेगी लिमिट। इसके रिगार्डिंग कंसर्न कुछ मेंबर्स जताते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं पार्लियामेंट पे, जो सही नहीं है। दूसरी बात की एब्सोल्यूट पावर वाली बात, मोर पावर इन दिस मैटर पार्लियामेंट को एग्जीक्यूटिव को ना मिले, तो इसलिए पार्लियामेंट को हमने पावर ट्रांसफर कर दी कि आपके द्वारा बनाए गए लॉ के अधीन में होकर ही एग्जीक्यूटिव बोरो कर सकते हैं। तो अंबेडकर साहब ने रीअश्योर करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को विश्वास में लिया और अमेंडमेंट प्रपोज कराए। तो ये माना भी जाता है कि ये एक तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट मेंबर्स के अंदर ही हो गया था उसी दिन 10 अगस्त 1949 को, और उसी दिन ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेटर ऑन एक केस आता है मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कुछ बातें होती हैं और उस बात को देखिए क्या है कि इस केस में यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एक रिट पिटिशन फाइल होता है। इस रिट पिटिशन में कहा जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है उतना बोरो कर रही है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो फंड्स हैं उसको एक्सीड कर रहा है, उस लिमिट को एक्सीड कर रहा है, क्योंकि गारंटी और श्योरिटी तो आपको इसी पे है, श्योरिटी जो है वो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही है। तो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो एफिडेविट पेश किया गया और जो वहाँ से आर्ग्यूमेंट आया वो ये आया कि क्योंकि संविधान का आर्टिकल 292 कंप्लीटली साइलेंट है इस मुद्दे पे कि सरकार कितना बोरो कर सकती है, क्या लिमिट एक्सीड कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसलिए इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए 292 में जो मिले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो एग्जीक्यूटिव को, उसको एक्सरसाइज करते हुए सरकार ऐसा कर सकती है। यहाँ एलिगेशन लगाए गए थे कि विदाउट अप्लाइंग माइंड सरकार फंड को रेज कर रही है अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि सही नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। तो लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया उसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट कॉस्ट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। और चूंकि इस आर्टिकल में क्लियर कट कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि सरकार के ऊपर लिमिट है, क्योंकि वो लिमिट पार्लियामेंट लगाती है, पार्लियामेंट बाय लॉज ही इनको रोक सकती है। तो पार्लियामेंट के अंडर में ही ये जो बोरो किए जा रहे हैं मनी वो उसके बनाए गए लॉ के अंडर ही है, इसलिए इसके लिमिट और क्या ये एक्सीड कर सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो अमाउंट है उसको एक्सीड कर सकता है। इस पे ये आर्टिकल साइलेंट है, इसका फायदा सरकारें उठाती हैं, सदियों से उठाती आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जस्टिफाई किया है। सो आई वाज सर्चिंग रिगार्डिंग इट कि हाउ द कंट्री और द पीपल बोरो और स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा चैप्टर 2 बोरोइंग पावर 292 to 293 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट वाज अ लिटिल वीडियो रिगार्डिंग द बोरोइंग पावर कि आप उधार कैसे ले रहे हो इसके रिगार्डिंग। तो एक चीज़ है कि भारत सरकार जो है अंदर में भी और भारत के बाहर से भी डेट ले सकती है, मगर स्टेट गवर्नमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है इस आर्टिकल में, सिर्फ वहीं से ले सकती है। सो थैंक यू सो मच।